स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, देहरादून से खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा। आज पिथौरागढ़ में सीएम धामी की बैठक, विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज पिथौरागढ़ दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और ये बैठक सीएम धामी की होने जा रही है। जिले के सभी अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचेंगे। सचिवालय में समीक्षा बैठक लेंगे। जल जीवन मिशन कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। तो सीएम धामी आज पिथौरागढ़ दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे, जहां जिले के सभी अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं थोड़ी देर में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री देहरादून भी पहुंचेंगे और यहां भी सचिवालय में समीक्षा बैठक लेंगे। जल जीवन मिशन कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। तो आज सीएम धामी की बैठक और बैठक में सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। पिथौरागढ़ और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा आज और पिथौरागढ़ में सीएम धामी बैठक करने वाले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आज पिथौरागढ़ दौरे पर सीएम धामी रहेंगे, क्या कुछ जानकारी है? बैठक आयोजित होने जा रही है आज। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले जो जिला सभागार है कलेक्टर परिसर में, वहां पर एक विभागों की समीक्षा बैठक यहाँ पर करेंगे। जो विभागों के जो विकास के काम जो चल रहे हैं, विकास की जो योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं की समीक्षा बैठक यहाँ पर होगी, ताकि ये पता चल सके कि किस योजना के तहत अभी तक कितना काम यहाँ पर हो पाया, जनता को किस योजना के तहत यहाँ पर लाभ यहाँ पर मिल पाया। साथ ही अधिकारियों के और जनता के बीच में बेहतर समन्वय बन सके, उसके लिए भी यहाँ पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। कोशिश यही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कि राज्य में विकास की योजनाओं से जनता को लाभ यहाँ पर मिल सके। सरकार जनहित की जो योजनाएं, उन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का काम यहाँ पर कर सके। तो महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि पिथौरागढ़ सीमांत जनपद है राज्य का, ऐसे में उस सीमांत जनपद से विकास की जो योजना, उन योजनाओं को धातु उतारने की सरकार की पहली प्राथमिकता यहाँ पर रहती है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार जब भी जनपदों का प्रवास कार्यक्रम यहाँ पर रहता है, तो कोशिश यही रहती है कि जिलाधिकारी और विभिन्न विभागों के जो अधिकारी जनपदों में जो कार्यरत है, उनके साथ संवाद करके विकास की योजनाओं की समीक्षा यहाँ पर की जा सके, ताकि उन समीक्षाओं के माध्यम से जो सरकार जो विकास के जो काम की जो रणनीति आगे बनाना चाहती है, उसको बनाने में और मदद यहाँ पर मिल सके। तो ये कह सकते हैं कि अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब पिथौरागढ़ में यहाँ पर पहुंचेंगे, तो ये समीक्षा बैठक उनके द्वारा यहाँ पर की जाएगी, जिसमें जनपद के सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल। और वहीं देहरादून में भी बैठक होने वाली है। इस दौरान भी सीएम धामी के लिए बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम की समीक्षा करने वाले हैं। जब पिथौरागढ़ जनपद से प्रवास कार्यक्रम खत्म करने वाले ने पिथौरागढ़ जनपद का दौरा जब समाप्त होगा, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर बाद वापस देहरादून यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत होने वाले कार्यों की समीक्षा बैठक उनके द्वारा यहाँ पर की जाएगी। उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि जल जीवन मिशन के किस प्रकार से उसमें अभी तक की प्रगति रिपोर्ट यहाँ पर रही है, उसको जानने का काम यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि केंद्र से जुड़ी भी परियोजनाएं, प्रशासित परियोजनाएं, तो ऐसे में सरकार की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन योजनाओं को पूरा करने का काम यहाँ पर किया जा सके, जिसपे केंद्र की तरफ से बजट का आवंटन यहाँ पर हो चुका है। और जल जीवन मिशन के तहत जो जनता को जो लाभ यहाँ पर मिलना है योजना का, उस पर कितने जनपदों में अभी तक कितना काम यहाँ पर हो चुका है, उसको जानने का काम आज मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी कोशिश यहाँ पर शुरू की है कि राज्य में जो विकास की जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं गतिमान है और जिनका खर्च तैयार हो चुका है, जिन पर बजट का आवंटन
शासन की तरफ से किया जा चुका है उन योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके, ताकि 2025 तक उत्तराखंड राज्य को और विकसित राज्यों की श्रेणी में समाप्त करने में मदद मिल सके। और लगभग विभागों की तरफ ये कह सकते हैं कि जो सुझाव अभी तक यहाँ पर दिए गए, उन सुझावों पर जो विभागों के जो प्रस्ताव हैं, उन पर जो योजनाएं बन रही है, उस पर किस प्रकार से अभी तक शासन स्तर पर भी काम हुआ, उन सब चीजों को जानने का काम मुख्यमंत्री के स्तर पर यहाँ पर किया जा रहा है। अब ये कह सकते हैं कि चुनाव का समय खत्म हो चुका है, इसलिए अगले चुनावों से पहले सरकार ये चाहती है कि जो विकास की योजनाएं उनको धरातल पर उतारा जा सके, ताकि उपलब्धियों के रूप में जनता के सामने सरकार प्रस्तुत कर सके। जी बिल्कुल। अभय, पिथौरागढ़ की हम बात करते हैं, हाल ही में जो सेना भर्ती को लेकर नजारे देखने को मिले थे, क्या संभावना है इन तमाम चीजों को लेकर भी इस बैठक पर चर्चा और किसी तरह की बातचीत? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पिथौरागढ़ में जो सेना की जो प्रादेशिक सेना की जो भर्ती यहाँ पर चल रही है, 26 नवंबर तक ये भर्ती यहाँ पर होनी है, जिसमें विभिन्न राज्यों के जो युवा हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं अपने अपने टर्न पे। जिस राज्य का जिस दिन तय समय यहाँ पर नियुक्त किया गया, उस दिन उन राज्यों से आए हुए युवाओं की भर्ती यहाँ पर हो रही है। कोशिश यही थी सरकार की कि जो व्यवस्था पहले पटरी से उतर चुकी थी, उन व्यवस्थाओं को वापस पटरी पर लाने का काम किया जा सके। जिला अधिकारी की तरफ से लगातार प्रयास वहां पर किए गए, समन्वय कराने का काम वहां पर परिवहन विभाग के साथ वहां पर किया गया। और अब वर्तमान में ये कह सकते हैं कि चाहे वो ट्रेनों के संचालन का हो या फिर बसों के रूटों के संचालन का हो, दोनों में ही परिवहन विभाग के साथ बेहतर समन्वय बनाकर युवाओं के लिए सुविधा देने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और जो पिछले दिनों जो भगदड़ वहां पर मची थी, जो लाठीचार्ज वहां पर हुआ था भर्ती के दौरान या ये युवाओं पर, उसको लेकर जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि उस लाठीचार्ज में किसी भी प्रकार से जिला प्रशासन या जिला पुलिस का कोई सहयोग नहीं है, ना ही उनकी तरफ से कोई हस्तक्षेप यहाँ पर किया गया था। ये लाठीचार्ज जो भगदड़ का जो कह सकते हैं कि जो कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से भगदड़ वहां पर मची, उसके लिए पूरी तरीके से सेना की टुकड़ी वहां पर जिम्मेदार है, जिनकी तरफ से इस सेना भर्ती को करने का काम वहां पर किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जब जनपद के प्रवास कार्यक्रम पर वहां पर हैं, भ्रमण कार्यक्रम पर हैं, तो उनके द्वारा जरूर इस भर्ती से जुड़े मामलों का संज्ञान वहां पर लिया जाएगा। जिला अधिकारी से भी जाना जाएगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ कार्यक्रम या क्या कुछ कदम वहां पर उठाए गए, जिससे इस भर्ती को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने का काम वहां पर किया जा सके। जी बिल्कुल, अभय पनेरी हमारे साथ आगे भी आपका रुख करते हैं। जिले के सभी अधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे और कई विकास कार्यों पर चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे और इसके बाद देहरादून भी वापस लौटेंगे और दोनों जगह बैठक आयोजित की जाएगी। बढ़ते आगे, प्रदेश में क्रमबद्ध तरीके से हो रहे चुनाव के चलते बीजेपी भी सिलसिलेवार अपनी रणनीति को अंजाम दे रही है और इसी क्रम में बीजेपी मुख्यालय देहरादून में अहम बैठक हो रही है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद है। बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध नियाल ने बताया कि बीजेपी एक राजनीतिक दल है और प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने हैं। ऐसे में किस तरह से पार्टी की रणनीति होनी है, प्रत्याशियों का चुनाव कैसे करना है, इस पर चर्चा की गई। वहीं निकाय चुनाव न करने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव कराने से डर रही है। बीजेपी आज निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस शुरू से ही निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव को लेकर के अगर कोई तैयारियां होती तो इतनी बार डिले टैक्टिक नहीं अपनाते। वो जिस तरीके से हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि अक्टूबर एंड तक निकाय चुनाव संपन्न करे सरकार, और उन्होंने ना करा के फिर से प्रवर समिति का जो कार्यकाल बढ़ाने का काम किया है, वो एक तो आपने हाई कोर्ट की अवमानना करने का कार्य किया। दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उन्होंने जो कार्य किए हैं उससे जनता खुश नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य किया है, क्योंकि आज समझ नहीं आता कि सड़क पे गड्ढे या गड्ढों पे सड़क है। तो जनता सब समझती है, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दोनों ही साफ नहीं है। वो चुनाव डिले कराना चाहते हैं, क्योंकि ना ही उनकी कोई तैयारियां हैं और ना ही उन्हें जीत का भरोसा। और देहरादून से जानकारी सामने आ रही है, गरमाया उपनल कर्मियों का मुद्दा, पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे कर्मी। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे कर्मी, सभी संबंधित विभाग दाखिल करेंगे याचिका। सैनिक कल्याण विभाग ने निर्देश जारी किए, सचिव दीपेंद्र चौधरी ने निर्देश जारी किए। चिकित्सा, शिक्षा, लोक निर्माण भी इसमें शामिल, कौशल विकास, सेवा योजन विभाग भी याचिका डालेगी। सभी विभाग दाखिल याचिका का पुनर्विचार जो है याचिका दाखिल करेंगे।
तो देहरादून से ये जानकारी गरमाया उपनल कर्मियों का मुद्दा एक बार फिर से, और इसी को लेकर याचिका, पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाएंगे। सभी संबंधित विभाग याचिका दाखिल करेंगे। सैनिक कल्याण विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं, जहां चिकित्सा, शिक्षा, लोक निर्माण भी इसमें शामिल है। कौशल विकास सेवाएं नियोजन विभाग भी अपनी तरफ से याचिका डालेंगे। तो उपनल कर्मियों का मुद्दा एक बार फिर से गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक बार फिर से अभय का रुख कर लेते हैं। अभय, उपनल कर्मियों की बात करें, एक बार फिर से ये मुद्दा गरमाया हुआ है। एक बार ये बता दें कि ये पूरा मुद्दा है क्या, और अभी क्या कुछ जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड में कह सकता है कि विभिन्न विभागों में संविदा के तहत उपनल कर्मचारियों को यहाँ पर नियुक्त किया गया था, ताकि किसी भी प्रकार से शासकीय कार्यों में बाधा ना पड़े, शासकीय कार्य आराम से यहाँ पर संपन्न किए जा सके। उसके लिए उपनल कर्मचारियों को यहाँ पर तैनात किया गया था। सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से ये उपनल कर्मचारियों की तैनाती विभिन्न विभागों में यहाँ पर हुई है। और अगर इन उपनल कर्मचारियों की संख्या की हम बात करें तो 22,000 से ज्यादा ऐसे उपनल के कर्मचारी इस समय विभिन्न विभागों में सेवारत हैं, जो नियमितीकरण की मांग लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। लंबे समय से इन उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग यहाँ पर है। ये लोग समान काम का समान वेतन देने की मांग यहाँ पर कर रहे थे, जिसको लेकर इनकी तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका यहाँ पर दाखिल की गई थी, और हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई भी यहाँ पर हो चुकी है, जिसमें फैसला उपनल कर्मचारियों के पक्ष में यहाँ पर गया। और अभी तक ये कह सकता है कि उपनल कर्मचारियों के पक्ष में हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि सरकार को एक नियमावली यहाँ पर उपनल कर्मचारियों को लेकर यहाँ पर बनानी चाहिए। इनको नियमित करने की दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। समान काम का समान वेतन यहाँ पर सरकार को देना चाहिए था। और हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से ये कह सकता है कि शासन ने भी यहाँ पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने का काम यहाँ पर कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को एक बार झटका यहाँ पर मिल चुका है, इसलिए पुनः एक बार फिर राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका यहाँ पर दाखिल करी थी। और अब ये कह सकते हैं कि इस पुनर्विचार याचिका को दाखिल करने के बाद सभी विभाग अपने आप को इस समय सभी विभाग इस पुनर्विचार याचिका को मजबूत करने के लिए, और अब दूसरे ये कह सकते हैं कि पुनर्विचार याचिकाएं भी सभी विभाग डालने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। सैनिक कल्याण विभाग के जो सचिव हैं दीपेंद्र कुमार चौधरी, उनकी तरफ से निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए सभी विभागों के लिए कि सभी विभाग जल्द से जल्द पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें, ताकि सरकार की इस याचिका को बल यहाँ पर मिल सके, और जो झटका हाईकोर्ट से लगा था उससे राहत राज्य सरकार को यहाँ पर मिल सके। लेकिन जिस प्रकार से ये कह सकते हैं कि इस मामले पर अब सियासत यहाँ पर गरमाने लगी है, मामला कोर्ट के शरण में पहुंचने के बाद भी उपनल कर्मचारियों का जो आक्रोश है वो शांत होने का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा, और विपक्षी दल लगातार उपनल कर्मचारियों के माध्यम से सरकार की घेराबंदी करने में यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार की जो मुश्किल है वो आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है, क्योंकि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे ही इसमें कोई निर्णय यहाँ पर लिया जाता है तो फिर सरकार की मुश्किलें और यहाँ पर बढ़ती नजर आएंगी। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि इससे पहले भी कई राज्यों में इस प्रकार के निर्णय यहाँ पर कर्मचारियों के हित में यहाँ पर आए, जो राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय यहाँ पर बने हैं। इसीलिए राज्य सरकार अब यहाँ पर नए तरीके से अपनी इस पुनर्विचार याचिका जो दोबारा दाखिल की गई है उनको यहाँ पर बल देने के लिए अन्य विभागों के माध्यम से भी पुनर्विचार याचिका डलवाने का काम यहाँ पर कर रही है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह दी गई, जब राज्य सरकार को क्या कारण क्या है, क्यों सरकार जो है इस पर कोई मध्यस्थता की बात नहीं करना चाह रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी जो मुश्किलें हैं वो बजट से संबंधित यहाँ पर आती है कि अगर इन 22,000 कर्मचारियों को नियमित करने का काम सरकार की तरफ से किया जाता है और समान काम का समान वेतन दिया जाता है, तो राज्य सरकार पर एक बड़ा बोझ यहाँ पर तनख्वाह के रूप में यहाँ पर बढ़ने लगेगा, जिसको वहन करने में इस समय राज्य सरकार अपनी असमर्थता यहाँ पर जाहिर कर रही है। और इन सब चीजों को लेकर इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से उपनल कर्मचारियों को लेकर अभी तक कोई ठोस निर्णय यहाँ पर नहीं लिया गया। राज्य सरकार अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के बाद इंतजार करिए कि जैसे ही उस पर हियरिंग होगी, उसकी सुनवाई होगी, तो उसकी तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि राज्य सरकार अभी उपनल कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में कोई कदम आगे बढ़ाना नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार के पास सीमित संसाधन है। सरकार उन्हीं सीमित संसाधनों में आगे बढ़कर राज्य के विकास को लेकर अपने आप को चलाना चाहती है। जी बिल्कुल, यानी कि अभी भी सरकार के लिए मुश्किलें आगे बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी के लिए। तो सभी विभाग जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। हालांकि सरकार को राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दी, क्योंकि हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम झटके दे दिए हैं।
और अब तमाम विभाग के कर्मी इसको लेकर पूरी तरह से तैनात है। पुनर्विचार याचिका डालने की जानकारी। और रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका, बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो आपको बताते चले, जिस तरीके से हमने देखा कि पहले भी जो उपनल कर्मी है उनको लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर से झटके दिए गए, वहीं अब बात कर लेते हैं अगली खबर की ओर। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर हिंदू मंत्रों के अंकित किए जाने पर खुशी जाहिर की। इसके साथ ही सरकार का भी उन्होंने धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि पूर्व में बौद्ध धर्म के मंत्र वहां पर अंकित किए गए थे, लेकिन अब वहां पर हिंदू धर्म के श्लोक अंकित किए गए हैं, जो कि बेहद ही हर्ष का विषय है। उनका कहना है कि हालांकि बौद्ध धर्म से उनका कोई द्वेष नहीं है, लेकिन देवभूमि में यह किया जाना उचित है। तो एयरपोर्ट पर हिंदू मंत्रों का अब अंकित किया गया है और शंकराचार्य ने सीएम का इसके लिए धन्यवाद भी किया है। तो शंकराचार्य ने सीएम का धन्यवाद किया है। पहले बौद्ध धर्म के चिन्ह अंकित थे और उन्होंने कहा कि हालांकि इससे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन देवभूमि में हिंदू धर्म के मंत्र होने चाहिए। धन्यवाद करना चाहते हैं और प्रसन्नता अपनी व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने देहरादून एयरपोर्ट के बाहर जो खंबे बनाए गए हैं नए, उनमें हिंदू मंत्रों को अंकित करवाया है। क्योंकि पहले जो खंबे अंकित कराए गए थे उनमें बौद्ध मंत्रों को अंकित करा दिया गया था, जबकि उत्तराखंड सनातनी प्रदेश है, यहाँ पर बौद्धों का उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है। हम बौद्धों से द्वेष की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ उनका ज़्यादा कोई काम नहीं है और सभी खंभों में बौद्ध मंत्र लिखे गए थे। तो हमने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हमको प्रसन्नता हुई जब हम अभी आए और हमने देहरादून एयरपोर्ट में जो नए खंभे बनाए गए हैं उनमें देखा कि अब हिंदू मंत्र अंकित कर दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने भी, सरकार के मंत्री ने या मुख्यमंत्री जी ने अथवा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, जिसने भी ये कार्य किया है, हम उनको पूरी उनकी सराहना करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि ये काम अच्छा हुआ है। साथ ही साथ जो अराइवल के अंदर जो हॉल है उसमें जो बहुत बड़ा फलक बनाया गया है, उसमें 4 धाम के साथ साथ ज्योतिर्मठ को भी अंकित किया जाना, ये भी प्रसन्नता का विषय है। क्योंकि ज्योतिर्मठ ये उत्तराखंड का गौरव है, क्योंकि ज्योतिर्मठ एक ऐसा स्थान है जो है तो उत्तराखंड में, लेकिन उसका धर्म शासन भारत के 12 राज्यों में चलता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसका भी रेखांकन किया जाना हमको अच्छा लगा। हम ये चाहते हैं कि अब एक बात जो बहुत लंबे समय से लंबित है वो ये है कि आदि शंकराचार्य भले कालड़ी केरल में जन्मे, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड को अपना प्रमुख स्थान बनाया। आज भी अगर उनका शरीर सुरक्षित है तो वो उत्तराखंड में सुरक्षित है। तो उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण है आदि शंकराचार्य की दृष्टि से। उन्होंने ही 4 धाम का भी उद्धार किया था। तो ऐसी परिस्थिति में उत्तराखंड के एयरपोर्ट का नाम आदि शंकराचार्य के नाम पर रखे जाने की जो पुरानी मांग है, अगर उसको भी पूरा कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। और बागेश्वर और चमोली जनपद की सीमा पर बसे ग्राम कुमारी में लैंडस्लाइड के मलबे से कृत्रिम झील बनने की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। एडीएम ने एसडीएम कपकोट को दल के साथ निरीक्षण करने के लिए भेजा। कपकोट तहसील अंतर्गत दुर्गम ग्राम कुमारी में पिंडर नदी की सहायक शंभू नदी में कृत्रिम झील बन रही है, जो आगे भविष्य के लिए खतरा बन सकती है। कपकोट एसडीएम अनुराग आर्या के नेतृत्व में भूगर्भ, लोनीवी सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम जांच के लिए कुमारी गांव पहुंच गई है। वहीं उप जिलाधिकारी अनुराग आर्या ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। वैकल्पिक तौर पर जल की निकासी कर दी गई है। 600 मीटर लंबाई वाली छोटी झील बनी है। फिलहाल कोई खतरा नहीं है। जो कुमारी में झील बनने का मामला संज्ञान में आया था, उसके संबंध में भूगर्भ वालों के साथ और एक्सिन सिंचाई के साथ हमारे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। झील वास्तव में इतनी बड़ी नहीं बनी। झील का आकार छोटा है, 500 से 600 मीटर के आकार में छोटी सी झील बनी है, जो पानी इकट्ठा हुआ है। झील भी क्या कहेंगे, उसे पानी कहेंगे, और उसमें निकासी भी हो रही है। तो ऐसे नुकसान की प्रथम दृष्टया कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है।
इसमें जॉइंट रिपोर्ट बनाई गई है, एक्सीडेंट सिंचाई भी है और बुगर वाले भी। उनकी रिपोर्ट आने के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी उसके अनुरूप किया करेंगे। उपभोक्ता और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य की रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में बैठक आयोजित की गई और बैठक में प्रदेश के राशन डीलरों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बारे में विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राशन डीलरों को कोविड कॉल के दौरान लाभ और भाड़ा अब तक नहीं मिल पाने के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि विभाग के सतत प्रयास से राशन डीलरों को 21 महीने का भाड़ा और लाभांश प्राप्त हो चुका है, जबकि 7 महीने का बकाया अभी बाकी है, जिसको लेकर विभाग प्रयासरत है और भारत सरकार के खाद्य सचिव से भी लगातार इसको लेकर चर्चा जारी है। और देहरादून से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही। ओएनजीसी चौक एक्सीडेंट पर अपडेट। सड़क हादसे का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने लिया संज्ञान। कमेटी ने प्रशासन से सवाल किए हैं। हादसे के बाद प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। तमाम बिंदुओं पर कमेटी ने शासन से रिपोर्ट मांगी है। परिवहन विभाग को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो सड़क हादसे का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। 15 दिसंबर तक शासन को सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को भेजनी होगी ये रिपोर्ट। और 11 नवंबर की रात को भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर संज्ञान लिया है। हादसे में 6 युवक युवतियों की मौत भी हुई थी। कमेटी ने प्रशासन से सवाल उठाए हैं और हादसे के बाद प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। तो ये जानकारी सामने आ रही है। ओएनजीसी चौक एक्सीडेंट पर अपडेट। तमाम बिंदुओं पर कमेटी ने शासन से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। बताते चले 11 नवंबर की रात को भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 6 युवक युवतियों की मौत भी हुई थी। तो परिवहन विभाग को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है रिपोर्ट सौंपने का। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।